तो चलिए दोस्तों, जितने भी लोग एमडीसी हिस्ट्री रखे हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, उन सभी का सिलेबस जानेंगे। साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं आपके लिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, और आने की पूरी संभावनाएं रखती हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या आएगा आपका। सबसे पहले हम लोग सिलेबस जान लेंगे, एंड सिलेबस से पहले हम लोग एग्जाम का स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि किस टाइप से आपका एग्जाम होने वाला है, कितना मार्क्स का होगा, ठीक है। देखिए, आपका एग्जाम 75 मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, एंड आपके इसमें 15 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। मतलब 6 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स वाले, जिसमें से किसी 4 का बनाना होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली 100% यही क्वेश्चन का स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 30 नंबर लाना होगा मेरे दोस्त, ठीक है। 30 नंबर लाएंगे तो इसमें पास होंगे। अब क्या क्या पूछा जाएगा ये बता दीजिए बंधु। तो चलिए बंधु, मैं बता दे रहा हूँ। कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा एमडीसी, इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। यह यूनिवर्सिटी का जो है एक अनोखा सब्जेक्ट है यार। ऐसा झारखंड के अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी है, बट यह सब्जेक्ट, यह पेपर जो है एमडीसी का पेपर नहीं रखा गया है। कोल्हान यूनिवर्सिटी इसलिए एडवांस हो जाता है थोड़ा सा, और इसका सिलेबस थोड़ा सा अटपटा है, इसलिए मैं इसकी वीडियो थोड़ी कम बनाता हूँ, बट आप लोगों ने मजबूर कर दिया वीडियो बनाने के लिए। देखिए, इसके टोटल 6 यूनिट हैं। पहला यूनिट में आपको जानना होगा इतिहास, हम लोग कैसे जानते हैं, इतिहास के स्रोतों के बारे में, ठीक है। दूसरे यूनिट के बारे में जानना होगा मानव जो पहले पत्थरों के युग में रहा करता था, पाषाण काल, ठीक है, उसके बारे में। और 3 को पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपको जानना होगा यूनिट 3 में जम्बूद्वीप के बारे में। जम्बूद्वीप में कितने देश आते हैं, भारत को क्यों जम्बूद्वीप कहा जाता है, ठीक है। फिर आपको जानना होगा 4th में सम ग्रेट पर्सनालिटी, टोटल 10 महत्वपूर्ण महान हस्तियों के बारे में भारत के, ठीक है, जो विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त हैं, प्रसिद्ध सिद्धि प्राप्त हैं। फिर 5वां में जानना होगा आपको ब्रिटिश कालीन भारत के बारे में, ठीक है। एंड 6ठा टॉपिक में जानना होगा आपको क्या है जी, इसमें जानना होगा इतिहास एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इसमें आपको जानना होगा अभिलेख क्या है, म्यूजियम क्या है, संग्रहालय किसे कहते हैं, लाइब्रेरी किसे कहते हैं, पुस्तकालय किसे कहते हैं, टूरिज्म जो होता है, ठीक है, टूरिज्म किसे कहते हैं, पर्यटन स्थल किसे कहते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूट किसे कहते हैं, इन सब के बारे में जानना होगा। समझ गए हैं, ये आपका सिलेबस। अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे सब्जेक्ट के क्वेश्चन नोट किए हैं, ठीक है। नोट करते जाएंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इन प्रश्नों को, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि इतिहास से आप क्या समझते हैं, इतिहास की प्रकृति एवं महत्व का वर्णन करें। अब इसका आंसर या तो आप अपने गेस पेपर से फाइंड आउट कर लीजिएगा, या फिर बुक से फाइंड आउट कर लीजिएगा, गैस पेपर या बुक। अगर दोनों नहीं है आपके पास, गैस पेपर भी नहीं है, बुक भी नहीं है, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि पूरे लफुआ टाइप से करते हैं यार, 1 सप्ताह भी ठीक से तैयारी नहीं करते हैं आप में से, और ऐसे में कैसे चलेगा दोस्त, ठीक है। मुझे कमेंट के थ्रू बताया कि मेरे पास गैस पेपर भी नहीं है, बुक भी नहीं है, तो फिर आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा केयर कीजिए अपना पढ़ाई को लेकर, ठीक है, इतना केयरलेस मत बन जाइए। चलिए, फिर भी बता रहा हूँ, जिनके पास गेस्ट पेपर भी नहीं है, बुक भी नहीं है, वो इस क्वेश्चन को आंसर गूगल में खोजेंगे और वहाँ से 50 वर्ड करके लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। 50 वर्ड तो लिख ही सकते हैं ना, 50 वर्ड करके लिख लीजिए, 3-4 घंटा में हो जाएगा। और एग्जाम जाने से पहले एक बार पढ़ लीजिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाएंगे। पहला है, इतिहास से आप क्या समझते हैं, इतिहास की प्रकृति एवं महत्व का वर्णन करें। देखिए, इतिहास से आप क्या समझते हैं, जो लोग इंग्लिश में है वो इंग्लिश में अपना लिख लीजिएगा ट्रांसलेट करके, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री। इतिहास की प्रकृति यानी कि इसके नेचर एंड स्कोप के बारे में बताइए, इंपॉर्टेंस क्या है हिस्ट्री के, ये चीज़ जानना है, ठीक है। इंग्लिश में मैं नहीं बताऊँगा, इंग्लिश में आपको खुद ट्रांसलेट करना होगा, क्योंकि 95% कैंडिडेट जो हैं हिंदी के हैं। तो इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास हमारे बीते हुए समय को इतिहास कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा आंसर है इसका। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक एक ग्रंथ लिखी है। अगला है, इतिहास जानने के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। यह अतीत के पुनर्निर्माण में कैसे मदद करता है। तो दोस्तों, इतिहास जानने के 3 को स्रोत होता है। एक होता है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, एक होता है साहित्यिक स्रोत 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे होता है मौखिक स्रोत। मैंने बताया पहला पुरातात्विक स्रोत। अब यह क्या है जी, ये थोड़ा सा जान लीजिए, आपको लिखने में आसानी होगी। पुरातात्विक, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत में क्या आ जाएंगे, तो जितने भी
मान लीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता है, ठीक, वहाँ पे कोई पत्थर मिल गया, ठीक, चाहे कोई मूर्ति मिल गई, कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिल गई मोहनजोदड़ो से, तो यह जो मूर्ति मिली ना, यह क्या है, एक प्रकार का पुरातात्विक अभिलेख है, ठीक। जब खुदाई करने पे हमें मिट्टी, मूर्ति, सिक्का, कोई पत्थर, कोई भी ऐसी चीज़ वस्तु मिलती है जिससे इतिहास की जानकारी होती है, तो उसे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मानेंगे। मान लीजिए आपने ज़मीन खोद रहा था, आपके घर में दर कोड़ रहे थे घर बनाने के लिए, वहाँ पे एक मिट्टी का घड़ा निकला, उसके अंदर सोना चांदी निकला, तो इससे पता चलता है अरे यार हमारे पूर्वज लोग यहाँ पे गाड़ के गए हैं, तो वो भी एक पुरातात्विक स्रोत हो गया, क्योंकि उससे इतिहास की जानकारी मिलती है आपको, ठीक है। तो जब किसी वस्तु से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है तो वह पुरातात्विक स्रोत हो गया, जो खोद के या किसी माध्यम से निकाला जाता है। साहित्यिक स्रोत, दूसरा हमारा आता है साहित्यिक स्रोत। दोस्तों साहित्यिक स्रोत उसे कहते हैं जब हमें जानकारी किसी पुस्तक के माध्यम से इतिहास की जानकारी होती है, ठीक है, किसी पुस्तक, लिखित पुस्तक, ग्रंथ के माध्यम से जानकारी होती है। इसमें क्या आ जाएगा, मान लीजिए रामायण है, ठीक है, फिर महाभारत है, वेद हैं, पुराण है, उपनिषद है, फिर ये तो प्राचीन काल के हैं। मध्यकाल में आ जाते हैं तो आपने बाबरनामा नाम सुना होगा जिसमें बाबर की जीवनी है, ठीक है। अकबरनामा नाम सुना होगा जिसमें अकबर की जीवनी है। फिर तहकीक हिंद, किताब उल हिंद, ये सभी किताब हैं। बुद्ध के बहुत सारे किताब हैं, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, ठीक। जैन धर्म के बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो इन सभी से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, डेफिनेटली मिलती है जी। तो जब किताब से हमें जानकारी मिलती है किसी पुस्तक, ग्रंथ के माध्यम से, तो उसको हम लोग बोलेंगे साहित्यिक स्रोत, ठीक है, लिटरेसी सोर्स इंग्लिश में। और जब हमें कोई जानकारी मौखिक रूप से मिलती है, किससे मिलती है, मौखिक। मान लीजिए आपके दादाजी ने आपको बताया कि अरे बेटा यहाँ पे पहले जंगल रहा करता था, तो ये तो मौखिक रूप से हो गया। तो ये जानकारी जो हमें इतिहास के बारे में मिली, मौखिक रूप से मिली, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मौखिक स्रोत, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। डेफिनेटली अब 50 वर्ड क्या 500 शब्द लिख दीजिएगा यार, किताब छाप दीजिएगा, ऐसा लिख के जाना है, ऐसा इंटेंशन बना के जाना है एकदम, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है अगला कि मनुष्य के प्रारंभिक इतिहास को पाषाण काल क्यों कहा जाता है। आगे देख लीजिए। तो यहाँ पे आता है पाषाण काल। देखिए मैं कुछ कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। पाषाण काल क्या है यार, पाषाण मतलब होता है पत्थर, ठीक है। पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर। देखिए पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब युग, यानी कि पत्थरों का युग। जिस समय मनुष्य जो है पत्थरों के माध्यम से आग जलाता था, आपने नाम सुना होगा कि पत्थर से पत्थर टकरा के आग जलाया जाता था, ठीक है। पत्थरों के गुफा में रहा करते थे, इस तरह से गुफा होता था, कंदरा होता था, ठीक है। पत्थरों से आग जलाया जाता था, पत्थरों से औजार बनाए जाते थे, पत्थरों से रहा जाता था, ठीक है। कुल मिला के मनुष्य के जो है जीवन शैली में पत्थर का एक बहुत बड़ा योगदान था। उस युग को इसलिए पत्थर काल का नाम दे दिया गया, पत्थरों का युग नाम दे दिया गया पाषाण काल। जिस युग में मनुष्य की ज़्यादातर जरूरतें वो पत्थरों से हुआ करते थे, ठीक है, इसलिए उसको पाषाण काल यानी कि पत्थर युग, इंग्लिश में स्टोन एज नाम दे दिया गया। अब पाषाण को 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल यानी कि बीच बीच का पाषाण काल। और तीसरा है नव पाषाण काल, जो अंतिम समय का पाषाण काल था उसको नव पाषाण काल, ठीक है। इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन हो गया हमारा, मनुष्य के प्रारंभिक इतिहास में पाषाण काल के क्या महत्व है बता दीजिएगा, ठीक है। फिर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में मानव जीवन कैसा था ये बताना है, ठीक है। हो सकता है किसी एक के बारे में पूछ ले, खाली पूरा पाषाण आए, खाली मध्य पाषाण या खाली नव पाषाण। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास कैसा था, इसकी खोज कब हुई, इसके बारे में बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता दीजिए कि यह एक भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। इसकी खोज राय बहादुर, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी ने मिल के की थी। 1921 ईस्वी में इसका प्रथम हड़प्पा नामक स्थान की खोज किया गया था, ठीक है। इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह कांस्य युग की सभ्यता थी। यहाँ पे लोग कैसे रहा करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, सब कुछ बताना है अगर आ जाता है तो। अगला है जम्बूद्वीप क्या है, भारत में जम्बूद्वीप के नाम से क्यों जाना जाता है। अगर आपने रामायण का वो श्लोक सुना होगा, क्या बोलते हैं, जो लव कुश ने बनाया था लव कुश कांड में, जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते, ठीक है। जम्बूद्वीपे भरतखंडे कैसे यार मुझे तो याद नहीं। राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की, वो जो है ना बस उसी में बताया है। आपने कभी गौर किया होगा तो सुने होंगे। अगला है ब्रिटिश काल में भारतीय जीवन कैसा था।
विशेष रूप से महिलाओं के बारे में बताना है कि महिलाओं की जीवन शैली कैसे थी। ठीक है, बहुत बुरा था यार, सच बताऊं रूह कांप जाएगा। लेकिन आजकल यार आप लोग स्वतंत्रता का थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं उठाते हैं, एकदम दारू मौत ईटा उटा, मतलब क्या बोलते हैं, गांव के आदमी तो समझते भी नहीं। आप लोग कम से कम इसका केयर कीजिएगा यार कि हमें आज़ादी क्या बोलते हैं उसको फ्री में नहीं मिली है। ठीक है, हमें बहुत आदमियों का खून बहाना पड़ा है यार, खून पसीना करना पड़ा है, तब जाके आज़ादी मिली है। इसका यूं ही जग बर्बाद मत कीजिए इस आज़ादी को। ठीक है, विरासत बोलते हैं, विरासत में नहीं मिली है ना। क्वेश्चन है 1857 से 1947 तक भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के ऐतिहासिक घटनाएं बताइए। तो बता दीजिए कि 1857 में सबसे पहले तो सैनिक विद्रोह हुआ था, जिसको 1857 की क्रांति कहा जाता था, जिसके नायक मंगल पांडे थे। ठीक, उसके आगे चले तो फिर आपका महात्मा गांधी एंटर करते हैं, रोलट एक्ट आया, लियाकत और क्या बोलते हैं अली मूवमेंट आ गया। ठीक, जिसमें लियाकत अली शौकत अली दो अली बंधुओं ने ये किया था आंदोलन। ठीक, उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ। फिर 1926 ईस्वी में सविनय विज्ञान भारत छोड़ो नहीं यार असहयोग आंदोलन हुआ, 1920 से 1922 तक चला था। ठीक, जिसमें पुलिस जो था चोरी चोरा कांड हुआ, फिर उसको बंद किया गया। फिर आपका 1930 से 1931 तक असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, जो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से चला था। फिर आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आता है। ठीक, रोलट एक्ट आता है 1919 ईस्वी में। फिर उसको जब बंद करने के लिए की जाती है तो फिर लाला लाजपत राय की जान जाती है। इस तरह से आपको बताना है यार, पूरा कहानी छप जाएगा यार ये वो किताब। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, अमृतसर का जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। फिर साइमन कमीशन बनता है, साइमन कमीशन गो का नारा लगता है। ठीक है, फिर कैबिनेट मिशन आ जाता है जब भारत आज़ाद होने आता है, तो अंततः 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। इस तरह से बताना है। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ूंगा, अब बहुत हो गया। चलिए, इतिहास में पुरालेख क्या है? तो पुरालेख का मतलब होता है अभिलेख। ठीक है, जिस वस्तु से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है उसे अभिलेख बोलते हैं। बस इतना लिख दीजिए। संग्रहालय से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, संग्रह मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करना। हमारी पुरानी वस्तुओं को जब एक जगह या इम्पोर्टेंट वस्तुओं को जब एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो उसे संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है, अगला है अभिलेखागार, पुस्तकालय और संग्रहालय सामग्री में अंतर स्पष्ट करें। आगे देख लेते हैं। तो इतिहास शिक्षण में शैक्षणिक पर्यटन के महत्व बताइए। इतिहास हम लोग जाते हैं ना एजुकेशनल टूर पे, शैक्षणिक यात्राओं पे। ठीक है, तो क्या हमें सीख मिलती है? उन सबसे इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे कि भीमबेटका का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, फिर औरंगाबाद में जो किलाएँ हैं, ठीक, उसमें नाम सुने होंगे। अब देखिए, इन 10 में से किसी भी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के बारे में आपको जीवनी छोटा सा टिप्पणी लिखने का आ सकता है। ठीक है, देखिए सम्राट अशोक के बारे में आ सकता है। सम्राट अशोक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, नाम तो सुने ही होंगे। ठीक है, और नहीं सुने हैं तो यार भारत के आदमी आप बेकार हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके गुरु कौन थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार। कौन हुआ? बिंदुसार। ठीक है, बिंदु मतलब होता है विष, सार मतलब होता है पीना। जो विष का पी कर जन्म लिया था बिंदुसार, मतलब उसकी माँ ने विष पी लिया था, तब अचानक जब वह पेट में था तो उसकी माँ को पेट काट के इसको निकाला गया था, नहीं तो इसका अंदर विष चला जाता तो फिर इसका वंशज डूब जाता। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा होता है फिर अशोक ग्रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसी ने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईस्वी पूर्व ने, और जब युद्ध जीत लिया बहुत आदमी मर गए, तब इन्होंने हृदय परिवर्तन हो गया और ये बौद्ध धर्म को अपना लिए। अगला है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त दोस्तों, इसकी रचना प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, समुद्रगुप्त की जीवनी है, जिसको किसने लिखा था? वान भट्ट ने लिखा है। नहीं यार, प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा है? थोड़ा सा देख लीजिएगा। हर्षवर्धन को हर्षचरित्र लिखा है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेना है। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे, जिसका नाम आपने सुना होगा तेनालीराम। एक टीवी शो भी चला था एक बार सीरियल के रूप में। अकबर को कौन नहीं जानता? ठीक है, अकबर आपका मुगल काल का सबसे बड़ा एम्पायर था या सबसे महान ग्रेट था। अकबर द ग्रेट के नाम से इसका मंत्री था बीरबल। ठीक, और इसके क्या बोलते हैं उसको, क्या यार, अर्थशास्त्र या वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल। अकबर की जो जीवनी है वो अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा, ये जो समुद्रगुप्त है ये तो प्रयाग प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? शायद हरिसेन ने लिखी है। ठीक है, एक बार देख लेना है। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद लिखा है एक बुक। अकबर ने
जो जीवनी लिखी गई है वह है अकबरनामा, ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। फिर देखते हैं राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने एक कमेटी की गठन की थी, इसका नाम था, क्या नाम था, ब्रह्म समाज, ठीक है। फिर पंडिता रमाबाई और ज्योतिबा फुले। राजा राम मोहन राय, पंडिता रमाबाई और ज्योतिबा फुले ये तीनों समाज सुधारक थे। और दोस्तों ये जो है स्त्री शिक्षा के बहुत क्या बोलते हैं, बढ़ावा किए थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी कौन थे? तो भारत का वयोवृद्ध पुरुष हैं, ठीक है, वयोवृद्ध पुरुष। ये दादा भाई नौरोजी ने बताया कि धन निकास की प्रणाली कैसी है, ठीक है, कि अंग्रेजों ने हमारे साथ छल कैसे कर रहा है कि दो बीचों के लड़ा दो और अपने फायदा उठाओ और यहाँ से धन निकालो और ब्रिटेन ले जाओ। तो ये किसने बताया? दादा भाई नौरोजी ने बताया, ठीक है। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बन जाते हैं। इनको सबसे पहले भारत रत्न सम्मान दिया गया है इनको, ठीक है, और बाद में फिर इनको राष्ट्रपति बन जाते हैं। और इन्हीं के नाम पे 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब्दुल कलाम के बारे में कौन नहीं जानता यार, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ये हो गए, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। दोस्तों सुबह को मैंने सेम इसी टॉपिक पे 23 मिनट का वीडियो बनाया था यार, और मेरी लापरवाही कारण मैंने डिलीट मारना शुरू किया अपने गैलरी में, डिलीट हो गया वीडियो। अब मैं आप लोगों के लिए वीडियो खुद फिर से मेहनत करना पड़ा, क्या बताऊँ, लाइफ में ऐसा आता है कभी कभी, मेरे साथ तो होता है, अब काम में पानी फिर जाता है, आप लोग के साथ भी होता होगा, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोग के लिए फिर से वीडियो बना दिया। दोस्तों इसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ऐसी हिंदी, ठीक, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ऐसी हिंदी, हेल्थ वेलनेस, योगा एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन, इन सब का वीडियो मैं बहुत अच्छे तरीके से लाऊंगा, ठीक है। MDC हो गया, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगले वीडियो में हम ऐसी हिंदी के बारे में एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा यार, ठीक है। तो क्या बताएं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, प्रैक्टिस करके जाइए। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। काफ़ी बोलते बोलते थक गया हूँ, थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा। बाय दोस्तों, जो भी हो मन में डाउट यार कमेंट में डाल देना, ठीक है। थैंक यू। और एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे मुझे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा यार, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे ना तो मैं आने वाले आपके जो जूनियर कैंडिडेट हैं उनको क्वेश्चन पेपर दे पाऊँगा। ये हमारी रिक्वेस्ट है, ठीक है, ज़रूर। 89 86 60 75 41, ठीक, इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। जब एग्ज़ाम होता है तो अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिए, अभी तक जितना एग्जाम हुआ है उन सभी का क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिए प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है, आप लोग के लिए हम वीडियो बनाते हैं तो आप लोग भी इतना कीजिए। फिर से मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, 89 86 60 75 41 नंबर पे फ़ोन नहीं लगेगा। अगर आपको कुछ डाउट हो अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप के थ्रू पूछ भी सकते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं लगेगा बस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।